देखिए, एक इंसान की रिस्ट में 8 कार्पल बॉन्ड्स होती है। यानी कि 8 कार्पल बॉन्ड लेफ्ट हैंड में और 8 कार्पल बॉन्ड राइट हैंड में। ये बॉन्ड्स रिस्ट को फ्लेक्सिबल बनाती है और डेलिकेट और प्रिसाइज मूवमेंट को कंट्रोल करती है। ये नीचे की तरफ मेटाकार्पल बॉन्ड से जुड़ती है और ऊपर की तरफ रेडियस और अल्ना से आर्टिकुलेट करती है। टाइप की अगर बात करें तो ये शॉर्ट बोन्स होती है और इनकी शेप क्यूबिक होती है और ये 8 बोन्स 2 रोज में अरेंज्ड होती है, एक प्रॉक्सिमल रो और एक डिस्टल रो। ये बोन्स हैंड पर पड़ने वाले शॉक को एब्जॉर्ब करती है और फोर्स को या फिर लोड को डिस्ट्रीब्यूट करती है और हाथों की मूवमेंट को स्मूथ बनाती है। देखिए, कार्पल बोन 2 रोज में अरेंज्ड होती है, एक प्रॉक्सिमल रो और दूसरी डिस्टल रो, और हर रो में 4 बोन्स होती है। जो प्रॉक्सिमल रो होती है इसमें स्केफोइड, ल्यूनेट, ट्राइकोट्रियम और पीसीफोम ये 4 बोन्स आती हैं। जो स्केफोइड बोन होती है ये बोन सबसे ज़्यादा इंजर्ड होने वाली बोन है, जो थंब की साइड में होती है। और जो पीसीफोम है ये एकमात्र ऐसी बोन है जो सिस्मोइड बोन होती है। प्रॉक्सिमल रो डिस्टल रो की तुलना में ज़्यादा मोबाइल होती है। नेक्स्ट है डिस्टल रो। इसमें भी 4 बोन होती है, ट्रेपेजियम, ट्रेपजॉइड, कैपिटेट और हेमिट। डिस्टल रो कंपैरेटिवली ज़्यादा स्टेबल होती है और स्ट्रॉन्ग बेस प्रोवाइड करती है। इन बोन्स को याद रखने के लिए आप इस ट्रिक का भी यूज़ कर सकते हो। देखिए, कार्पल बोन्स 3 तरीके से आर्टिकुलेशन करती है। एक प्रोक्सिमली, यानी कि जो प्रॉक्सिमल रो होती है वो आर्टिकुलेशन करती है। दूसरी डिस्टली, यानी कि जो डिस्टल रो होती है वो आर्टिकुलेशन करती है। और तीसरा आर्टिकुलेशन है इंटर कार्पल जॉइंट्स, यानी कि दोनों रोज के बीच में जो आर्टिकुलेशन होता है उसको बोलते हैं इंटर कार्पल जॉइंट्स। अब देखिए, प्रॉक्सिमल रो की जो स्किफोइड और ल्यूनेट बोन है ये ही रेडियस के साथ आर्टिकुलेशन करती है और जो अल्ना है वो कार्पल बोन के साथ कोई भी जॉइंट नहीं बनाती। अल्ना और कार्पल बोन के बीच एक लेयर होती है जिसको बोलते हैं TFCC, यानी कि ट्राइएंगुलर फाइब्रोकार्टिलेज कॉम्प्लेक्स। यह फाइब्रोकार्टिलेज की एक स्ट्रक्चर होती है जो शॉक को एब्जॉर्ब करने का काम करती है। दूसरा आर्टिकुलेशन होता है डिस्टली आर्टिकुलेशन, जो मेटाकार्पल बोन के साथ होता है। तीसरे टाइप का आर्टिकुलेशन है इंटर कार्पल जॉइंट्स, जो कार्पल बोन्स के आपस में जॉइंट करने से बनता है। देखिए, जो स्किफोइड बोन होती है ये सबसे ज़्यादा फ्रैक्चर होने वाली बोन मानी जाती है। इसकी ब्लड सप्लाई हमेशा रेट्रोगेट होती है, यानी कि ब्लड सप्लाई डिस्टल से प्रॉक्सिमल तक जाती है और इस वजह से फ्रैक्चर होने पर अवैस्कुलर नेक्रोसिस का रिस्क बनता है। अब देखिए, जो पीसीफॉर्म बोन होती है यह सिस्मोइड बोन होती है। इसका मतलब कि यह टेंडन के अंदर होती है और उस टेंडन का नाम है फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस टेंडन। यह मसल की पुलिंग एफिशिएंसी को बढ़ाने का काम करती है और रिस्ट के मीडियल मीडियल साइड पर आसानी से पल्पेट भी होती है और ये लिगामेंट के अटैचमेंट में भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। देखिए, जो हेमेट बोन होती है उसके अंदर एक प्रोजेक्शन होता है जिसको हुक ऑफ हेमेट कहा जाता है।
इन शॉर्ट, कैपिटेट बोन सारी कार्पल बोन्स को स्टेबल करने का काम करती है। देखिए, कार्पल टनल रिस्ट का एक इम्पोर्टेंट एनाटॉमिकल पैसेज होता है जो हैंड की सेंसेशन और फिंगर मूवमेंट से रिलेटेड होता है। यह टनल रिस्ट के पाम की साइड पर होता है और एक रिजिड स्पेस को बनाता है जिसके अंदर से नर्व्स और टेंडन्स गुजरते हैं। इसकी रिजिड स्ट्रक्चर की वजह से यहाँ थोड़ी सी भी स्वेलिंग होने पर नर्व कंप्रेशन जल्दी हो जाता है। कार्पल टनल दो पार्ट से बनता है। नीचे की तरफ इसका फ्लोर कार्पल बोन्स बनाती है और ऊपर की तरफ इसका रूफ फ्लेक्सर रेटिकुलम ट्रांसवर्स कार्पल लिगामेंट बनाता है। इसके दो नाम हैं, हम चाहें तो इसको फ्लेक्सर रेटिकुलम बोल सकते हैं या कि फिर ट्रांसवर्स कार्पल लिगामेंट भी बोल सकते हैं। ये एक स्ट्रॉन्ग फाइब्रस बैंड होती है जो कार्पल बोन को जोड़कर टनल को कवर करती है। फ्लोर और रूफ मिलकर एक टाइट कैनल बनाते हैं जिसे कार्पल टनल बोलते हैं। इस टनल के अंदर मेनली मीडियल मीडियन नर्व्स और फ्लेक्सर टेंडन्स होते हैं। मीडियन नर्व हाथ की थंब, इंडेक्स, मिडल और हाफ फिंगर हाफ रिंग फिंगर की को सेंसेशन देते हैं। मसल और लिगामेंट अटैचमेंट की अगर बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है फ्लेक्सर रेटिकुलम जिसको ट्रांसवर्स कार्पल लिगामेंट भी बोलते हैं। ये एक स्ट्रॉन्ग फाइब्रस बैंड होती है जो रिस्ट के पाम की साइड पर कार्पल टनल का रूफ बनाती है। फ्लेक्सर रेटिकुलम चार कार्पल बोन से अटैच होती है: स्किफोइड, ट्रेपेजियम, पिसिफॉर्म और हेमिट। इन चार पॉइंट्स के बीच यह लिगामेंट तनी रहती है और एक स्ट्रॉन्ग ब्रिज बनाती है। फ्लेक्सर रेटिकुलम का मेन काम फ्लेक्सर टेंडन को अपनी जगह पर होल्ड करके रखना होता है ताकि फिंगर्स मूवमेंट के दौरान टेंडन बाहर की तरफ उभरे नहीं। साथ ही यह कार्पल टनल को फॉर्म करके मीडियल नर्व और टेंडन को प्रोटेक्ट करती है। अगर यह लिगामेंट टाइट या कि फिर थिक हो जाता है तो मीडियन नर्व कंप्रेस होकर कार्पल टनल सिंड्रोम बना सकता है। इसके अलावा कार्पल बोन पर कई इंटरकार्पल लिगामेंट्स, रेडियोकार्पल लिगामेंट्स और अल्नोकार्पल लिगामेंट्स अटैच होते हैं। ये लिगामेंट्स अलग-अलग कार्पल बोन्स को आपस में जोड़ते हैं और रिस्ट जॉइंट को काफी एक्सेसिव मूवमेंट से बचाते हैं। कार्पल बोन का सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है रिस्ट जॉइंट का फॉर्मेशन करना। ये बोन्स रेडियस के साथ मिलकर रेडियोकार्पल जॉइंट बनाती है और हैंड को फोरआर्म से जोड़ती है। इसी जॉइंट की वजह से रिस्ट में फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, साइड मूवमेंट और सर्कुलर मूवमेंट पॉसिबल होती है। इसका अगला काम होता है फाइन मूवमेंट्स को कंट्रोल करना, जैसे कि लिखना या कुछ पकड़ना एक्सेट्रा। इसके अलावा यह गिरते या कि फिर भारी सामान पकड़ते वक्त शॉक को एब्जॉर्ब करने का और फोर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम भी करती है। कार्पल बोन्स की डेवलपमेंट लॉन्ग बोन्स से अलग पैटर्न फॉलो करती है। ये मल्टीपल ओसिफिकेशन सेंटर से डेवलप होती है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि हर कार्पल बोन में आमतौर पर एक ही ओसिफिकेशन सेंटर होता है। ये सेंटर्स बर्थ के बाद अपीयर होते हैं, इसलिए न्यू बॉर्न एक्सरे में कार्पल्स दिखाई ही नहीं देती क्योंकि उस समय वे कार्टिलेज फॉर्म में होती हैं। कार्पल बोन्स का ओसिफिकेशन चाइल्डहुड के दौरान ग्रेजुअली शुरू होता है और एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में भी होता है। कैपिटेट और हेमिट सबसे पहले ओसिफाई होते हैं जबकि पीसिफॉर्म सबसे लास्ट में ओसिफाई होती है। इसी सीक्वेंशियल ओसिफिकेशन पैटर्न का यूज एज एस्टिमेशन के लिए भी किया जाता है, खासकर पेडियाट्रिक रेडियोलॉजी और फोरेंसिक मेडिसिन में।
रिस्ट की एक्सरे देखकर चाइल्ड की स्केलेटन एज एक्सेस की जा सकती है। ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई की अगर बात करें तो रेडियल और अल्नर आर्टरी की ब्रांचेस से इसको ब्लड सप्लाई होता है, और मीडियन नर्व जो कार्पल टनल से होकर आती है उससे इसको नर्व सप्लाई होता है। कार्पल बोन्स में सबसे कॉमन और सबसे इम्पोर्टेंट इंजरी होती है स्केफोइड फ्रैक्चर। ये आमतौर पर आउटस्ट्रेच्ड हैंड पर गिरने से होता है। स्केफोइड की ब्लड सप्लाई रेट्रोगेट होती है, यानी कि पीछे की तरफ से आती है। इस वजह से फ्रैक्चर के बाद अवैस्कुलर नेक्रोसिस, यानी कि इसमें बोन मर जाती है, ये कंडीशन बनती है। अगर समय पर डायग्नोसिस और इमोबिलाइजेशन न हो तो रिस्ट परमानेंटली स्टिफ और पेनफुल हो सकती है। दूसरी कॉमन कंडीशन है कार्पल टनल सिंड्रोम, जिसमें मीडियन नर्व कंप्रेस हो जाती है। यह कार्पल टनल के अंदर स्वेलिंग, टेंडन इन्फ्लेमेशन और फ्लूइड रिटेंशन के कारण होता है। पेशेंट को थंब, इंडेक्स और मिडिल फिंगर में नमनेस, टिंगलिंग, पेन और ग्रिप वीकनेस फील होती है, वो भी खासकर रात में। यह कंप्यूटर यूजर्स और डायबिटीज और प्रेग्नेंट महिलाओं में ज़्यादा देखा जाता है। इसके अलावा स्केफोइड फ्रैक्चर, रिस्ट स्प्रेन और डिसलोकेशन भी काफ़ी कॉमन है, खासकर स्पोर्ट्स इंजरी और फॉल्स में। लिगामेंट्स के डैमेज से कार्पल लिगामेंट बिगड़ जाता है, जिससे पेन, स्वेलिंग और इंस्टेबिलिटी हो जाती है। तीसरी सीरियस कंडीशन है काइनबॉक्स डिजीज। इसमें ल्यूनेट बोन की नेक्रोसिस हो जाती है कम ब्लड सप्लाई की वजह से। इसमें रिस्ट पेन, स्टिफनेस और रिड्यूस्ड मूवमेंट होती है। धीरे धीरे रिस्ट जॉइंट कोलैप्स भी हो सकता है अगर ट्रीटमेंट न मिले तो। यह डिजीज यंग अडल्ट्स में काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है। एक और इम्पोर्टेंट स्पोर्ट्स रिलेटेड इंजरी होती है हुक ऑफ हेमेट फ्रैक्चर। यह क्रिकेट, गोल्फ, बेसबॉल जैसे गेम्स में बैट या रैकेट पकड़ने से होता है। इसमें ग्रिप वीक हो जाती है और कई बार एक्सरे में यह फ्रैक्चर मिस हो जाता है, इसलिए क्लिनिकल सस्पिशियस ज़रूरी होती है। फंक्शनली अगर देखें तो स्केफोइड फ्रैक्चर रिस्ट स्टेबिलिटी को अफेक्ट करता है। कार्पल टनल सिंड्रोम हैंड सेंसेशन और स्ट्रेंथ को कमज़ोर करता है। काइनबॉक्स डिजीज जॉइंट फंक्शन को डैमेज करता है और हेमेट फ्रैक्चर ग्रिप पावर को कम कर देता है। देखिए, जो मेटाकार्पल बोन्स होती है ये हर हाथ में पांच पांच होती है, और अंगूठे की साइड से इसकी नंबरिंग होती है। जैसे ये फर्स्ट मेटाकार्पल, ये सेकंड मेटाकार्पल, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ मेटाकार्पल। टाइप की अगर बात करें तो मेटाकार्पल्स लॉन्ग बोन मानी जाती है, क्योंकि इनमें लॉन्ग बोन्स के फीचर होते हैं, जैसे बेस, शाफ्ट और हेड। लेकिन साइज में ये ह्यूमरस या रेडियस जैसी बड़ी नहीं होती, इसलिए इन्हें मिनिएचर लॉन्ग बोन्स भी कहते हैं। इनका शाफ्ट लंबा और थोड़ा कर्व्ड होता है, जो स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। लॉन्ग बोन्स के जैसे इनमें भी तीन पार्ट्स होते हैं, प्रॉक्सिमल एंड, मीडियल पार्ट और डिस्टल एंड। इसको बोलते हैं हेड, शाफ्ट और बेस। देखिए, जो फर्स्ट मेटाकार्पल बोन होती है वह सबसे छोटी मेटाकार्पल बोन मानी जाती है, और इसके साथ यह सबसे ज़्यादा मोटी और सबसे ज़्यादा मोबाइल बोन होती है। यह कार्पल बोन के साथ सैडल शेप का जॉइंट बनाती है, जो थंब मूवमेंट को काफ़ी ज़्यादा मोबाइल बनाता है। सेकंड जो मेटाकार्पल बोन है ये सबसे लंबी मेटाकार्पल बोन मानी जाती है।
और जो थर्ड मेटाकार्पल बोन है, इसके अंदर स्टेलॉइड प्रोसेस होता है। इसके डिस्टल एंड पर एक स्टेलॉइड प्रोसेस पाया जाता है, जिससे कुछ लिगामेंट अटैच होते हैं। नेक्स्ट जो बोन है वो है फिफ्थ मेटाकार्पल। ये सबसे ज़्यादा फ्रैक्चर होने वाली बोन मानी जाती है, और इसमें जो फ्रैक्चर होता है उसको बॉक्सर फ्रैक्चर कहा जाता है। मेटाकार्पल बोन से तीन तरीके से आर्टिकुलेट करती है, एक प्रोक्सिमली, दूसरा डिस्टली और तीसरा लेटरली। देखिए, प्रोक्सिमली में यह मेटाकार्पल बोन्स कार्पल बोन के साथ जुड़कर CMC यानी कि कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट बनाती है। सेकंड से लेकर फिफ्थ मेटाकार्पल बोन्स CMC के साथ कंपैरेटिवली ज़्यादा रिजिड जॉइंट बनाती है, जिससे कि पाम स्टेबल रहती है। लेकिन जो फर्स्ट मेटाकार्पल बोन होती है थंब की, ये इसका जो जॉइंट होता है वो सैडल टाइप का होता है, जिससे थंब को मैक्सिमम मोबिलिटी मिलती है। दूसरा आर्टिकुलेशन होता है डिस्टली फ्लैंजिस के साथ, जहां मेटाकार्पल हैंड्स प्रोक्सिमल फ्लैंजिस से जुड़कर मेटाकार्पोफ्लैंजियल जॉइंट बनाती है, जिसको MCP जॉइंट बोलते हैं। ये जॉइंट से नक्कल के रूप में बाहर दिखाई देते हैं। जब हम मुट्ठी बंद करते हैं तो जो नकल्स बाहर दिखाई देते हैं वो यही जॉइंट्स होते हैं, और असल में ये मेटाकार्पल बोन्स ही होती है जो नकल्स के रूप में बाहर निकली हुई होती है। तीसरा है लेटरल आर्टिकुलेशन, जिसमें जो मेटाकार्पल बोन्स होती हैं वो अपने नियर बाई मेटाकार्पल बोन से जुड़ते हैं और इंटर मेटाकार्पल जॉइंट बनाते हैं। देखिए, अगर मसल अटैचमेंट की बात करें तो मेटाकार्पल बोन के शाफ्ट पर इंट्रोसाई मसल्स अटैच होती हैं। इनके हेड्स पर ल्यूम्ब्रिकल मसल्स अटैच होती है। हेड्स यानी प्रोक्सिमल एंड, जो रिस्ट के पास बनता है। तीसरी है थिनर एंड हाइपोथिनर मसल्स। थिनर मसल फर्स्ट मेटाकार्पल बोन के साथ अटैच होती है, यानी कि अंगूठे के साथ, और जो हाइपोथिनर मसल होती है यह फिफ्थ यानी कि छोटी उंगली को सपोर्ट देती है। इसके अलावा मेटाकार्पल बोन के डिस्टल एंड के पास एक्सटेंसर और फ्लेक्सर टेंडन्स होते हैं, जो इनको मूवमेंट करवाते हैं। देखिए, मेटाकार्पल बोन का सबसे पहला और बेसिक फंक्शन होता है पाम को फॉर्म करना, यानी कि जो हैंड की जो हथेली है उसको बनाना। ये बोन्स मिलकर हथेली का रिजिड फ्रेमवर्क बनाते हैं, जिस पर पूरी हैंड स्ट्रक्चर डिपेंड करती है। मेटाकार्पल बोन्स का दूसरा इंपॉर्टेंट काम होता है फिंगर्स को सपोर्ट देना। हर फिंगर अपनी मेटाकार्पल बोन से जुड़ी होती है, इसलिए फिंगर मूवमेंट की स्टेबिलिटी मेटाकार्पल पर ही डिपेंड करती है। इनका नेक्स्ट फंक्शन है ग्रिप और प्रिसीजन मूवमेंट को अलाउ करना। राइटिंग या फिर बटन लगाना या फिर मोबाइल यूज़ करना, नीडल को पकड़ना, इन जैसे फाइन मूवमेंट्स तभी पॉसिबल होते हैं जब मेटाकार्पल और फिंगर परफेक्टली कोऑर्डिनेट करें। इनका नेक्स्ट काम होता है फोर्स को ट्रांसमिट करना। जब हम अंगुलियों से किसी चीज़ को दबाते या खींचते हैं या ऊपर उठाते हैं तो फोर्स फिंगर्स के थ्रू मेटाकार्पल्स में और मेटाकार्पल्स के थ्रू रिस्ट और एल्बो और शोल्डर तक जाता है। इसके अलावा मेटाकार्पल्स हैंड मसल्स के लिए अटैचमेंट प्रोवाइड करते हैं। डेवलपमेंट की अगर बात करें तो इनका डेवलपमेंट मल्टीपल ओसिफिकेशन सेंटर के थ्रू होता है। इसमें जो पहला ओसिफिकेशन सेंटर बनता है वो इसका शाफ्ट होता है, और उसके बाद उसके हेड में सेकेंडरी सेंटर्स बनते हैं, और इसका जो ओसिफिकेशन है वो कार्टिलेजिनस होता है। इसका मतलब कि पहले इसका कार्टिलेज मॉडल बनता है, जो बाद में ओसिफाई होकर कंप्लीट बोन में कन्वर्ट होता है। मेटाकार्पल बोन्स को
ब्लड सप्लाई रेडियल और अल्नर आर्टरीज की ब्रांचेस से होता है। रेडियल आर्टरी थंब साइड्स को ब्लड सप्लाई देती है और जो अल्नर आर्टरी होती है वो लिटिल फिंगर साइड को ब्लड सप्लाई देती है। और इसी की तरह जो नर्व्स होती है वो भी ऐसे ही काम करती है। जो मीडियन नर्व होती है वो मेनली थंब, इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर और कुछ रिंग फिंगर को सप्लाई देती है। देखिए, अगर मेटाकार्पल बोन की फिफ्थ मेटाकार्पल बोन के नेक में अगर फ्रैक्चर होता है तो इसको बॉक्सर फ्रैक्चर बोलते हैं। और अगर इसके फर्स्ट मेटाकार्पल बोन के बेस में फ्रैक्चर होता है जिसको बेनेट फ्रैक्चर बोलते हैं। अगर इसके थंब में फ्रैक्चर होता है जिसको रोनाल्डो फ्रैक्चर बोला जाता है। और इसके अंदर नेक्स्ट कंडीशन आती है मेटाकार्पल डिसलोकेशन की, जिसमें मेटाकार्पल बोन अपने जॉइंट से डिसलोकेट हो जाती है। और नेक्स्ट है मेल यूनियन, जिसके अंदर हाथ की ग्रिप वो वीक हो जाती है। देखिए, फेलेंजेस बोन्स की संख्या हर हाथ में 14 होती है। मेटाकार्पल के बाद जो बोन आती है उसको फेलेंजेस बोलते हैं। और हर फिंगर के अंदर 3 फेलेंजेस बोन होती है। तो अगर 5 फिंगर्स की बात करें तो 3 × 5 यानी कि 15 फेलेंजेस बोन होनी चाहिए। लेकिन क्योंकि थंब में ये सिर्फ 2 होती है, इस वजह से इनकी संख्या 14 होती है। तो एक हाथ में 14 फेलेंजेस बोन और 2 हाथों में ये कुल 28 फेलेंजेस बोन्स होती हैं। टाइप की अगर बात करें तो फेलेंजेस लॉन्ग बोन्स होती हैं, क्योंकि इनमें लॉन्ग बोन्स के फीचर्स होते हैं जैसे शाफ्ट, बेस और हेड। लेकिन साइज में छोटी होने के कारण इन्हें मिनिएचर लॉन्ग बोन कहा जाता है। ये बोन्स सिलेंडर और ट्यूबुलर फॉर्म में होती है, यानी कि पतली और नली जैसी संरचना वाली होती है, जिससे कि फिंगर्स लाइट वेटेड रहते हैं और जल्दी मूव कर पाते हैं। इनका सिलेंडर डिजाइन स्ट्रेंथ और मोबिलिटी के बीच बैलेंस बनाता है। अगर फेलेंजेस मोटी होती तो फिंगर्स स्टिफ हो सकती थी और अगर काफ़ी ज़्यादा पतली होती तो टूट सकती थी। देखिए, जो फेलेंजेस मेटाकार्पल बोन के साथ आर्टिकुलेट करती हैं उसको प्रॉक्सिमल फेलेंजेस, उसके ऊपर वाले को मिडल फेलेंजेस और उसके ऊपर वाले को डिस्टल फेलेंजेस या कि फिर फेलेंक्स कहते हैं। थंब के अंदर मिडल फेलेंजेस नहीं होती, इसमें सिर्फ डिस्टल और प्रॉक्सिमल फेलेंजेस होती है। और हर फेलेंजेस के 3 पार्ट होते हैं: बेस, शाफ्ट और हेड। बेस, शाफ्ट, हेड। बेस, शाफ्ट और हेड। देखिए, जो प्रॉक्सिमल फेलेंजेस बोन होती है वो मेटाकार्पल बोन के साथ जुड़कर एमसीपी जॉइंट बनाती है, यानी कि मेटाकार्पल फेलेंजियल जॉइंट। और जो प्रॉक्सिमल फेलेंजेस का जो दूसरा एंड होता है वो मिडल फेलेंजेस के साथ जुड़ता है और आईपी जॉइंट बनाता है। आईपी जॉइंट यानी कि इंटरफेरेंजियल जॉइंट। और ये मिडल फेलेंजिस डिस्टल फेलेंजिस के साथ जुड़कर भी एक आईपी जॉइंट बनाती है, जिसको डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट बोलते हैं। ये जो ये जो जॉइंट है इसको प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट बोलते हैं, क्योंकि यह प्रॉक्सिमल और मिडल फेलेंजिस के साथ मिलकर बनता है। और ये जो जॉइंट है, क्योंकि ये मिडल और डिस्टल डिस्टल फेलेंजेस के साथ मिलकर बनता है, इसलिए इसको डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट बोलते हैं। अब देखिए, फेलेंजेस जो बोन होती है इनमें एक होता है एमसीपी जॉइंट और 2 होते हैं आईपी जॉइंट। पर जो थंब होता है उसके अंदर सिर्फ एक एमसीपी जॉइंट और एक आईपी जॉइंट होता है। अगर स्पेशल फीचर्स की बात करें तो जो डिस्टल फेलेंजेस होती है इनका जो टिप होता है वो काफ़ी एक्सपेंडेड होता है, जिस वजह से इनके ऊपर नेल्स अटैच हो पाते हैं।
इसी रीजन पर काफ़ी सारे स्किन रिसेप्टर्स काफ़ी डेंस होते हैं। जिस जगह पर नेल अटैच्ड होते हैं वो जगह काफ़ी रफ होती है, जिसको एनगुएल ट्यूबेरोसिटी कहा जाता है। इसके अलावा जो थंब फेरेंजेस होती है, ये बाकियों की तुलना में छोटी और काफ़ी थिक होती है। देखिए, फेरेंजेस के पाम वाली साइड पर फ्लेक्सर टेंडन्स होते हैं और दूसरी साइड पर बाहर वाली साइड पर एक्सटेंसर टेंडन्स अटैच होते हैं। फ्लेंजेस के बेस में ल्यूब्रिकल्स और इंटरओसाई अटैच्ड होते हैं और जो इसका डिस्टल पार्ट होता है उसके अंदर टर्मिनल टेंडन्स अटैच होते हैं। फंक्शन की अगर बात करें तो ये फिंगर्स को सपोर्ट करती है, ग्रास्पिंग और पिंचिंग को अलाउ करती है, फाइन मूवमेंट को कंट्रोल करती है जैसे राइटिंग या टाइपिंग, और ये प्रिसीजन ग्रिप यानी कि काफ़ी महीन पकड़ को बनाने में हेल्प करती है। और इसके अलावा यह टैक्टाइल एक्टिविटीज़ में भी काफ़ी अहम रोल प्ले करती है। इसका डेवलपमेंट मल्टीपल ओसिफिकेशन सेंटर से होता है और प्राइमरी सेंटर इसका शाफ्ट बनता है, सेकेंडरी सेंटर इसका बेस बनता है और इसका जो ओसिफिकेशन है वो कार्टिलेजिनस होता है, यानी कि पहले कार्टिलेज का मॉडल बनता है जो बाद में ओसिफाई होकर कंप्लीट बोन बनता है। ब्लड और नर्व सप्लाई की अगर बात करें तो इसको ब्लड सप्लाई डिस्टल ब्रांचेस ऑफ रेडियल एंड अल्नर आर्टरी से मिलती है और नर्व सप्लाई इसको डिस्टल ब्रांचेस ऑफ मीडियन और अल्नर आर्टरी से मिलती है। देखिए, अगर इसके जो डिस्टल फिंगर्स होती हैं उनमें अगर इंजरी होती है तो उसको मैलेट फिंगर्स बोला जाता है और इसके जो फ्लेक्सर टेंडन होते हैं अगर उसमें प्रॉब्लम होती है उसको जर्सी फिंगर्स कंडीशन बोला जाता है। और इसके अलावा इनमें फेलेंजियल फ्रैक्चर्स भी कॉमन होते हैं। इसमें नेल बेड इंजरी भी हो सकती है जिसके अंदर आपकी जो नेल का जो बेड होता है उसमें प्रॉब्लम आ सकती है और जो आईपी जॉइंट्स होते हैं उनमें अर्थराइटिस भी पाया जाता है। इसके साथ इसके साइड डिटर्मिनेशन को देख लीजिए कि इसका जो हेड होता है वो डिस्टल होगा, राउंडेड होगा, बेस प्रोक्सिमल यानी कि शोल्डर की तरफ और काफ़ी ब्रॉड होगा। इसका जो शाफ्ट है वो स्लाइटली कर्व्ड होगा